दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। भारतीय समाज, भारतीय राष्ट्र राज्य बहुत विशाल है, बहुत जटिल है और बहुत विविधतापूर्ण है। तो अगर वर्ष भर के घटनाक्रम को देखें, तो बहुत कुछ हुआ है। इतना कुछ हुआ है कि कई दिन तक उस पर बात होती रह सकती है। लेकिन हम सारी घटनाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज एक खास घटना पर बात कर रहे हैं जो वर्ष के आखिर में बहुत उभरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ सडन हो रही है, लेकिन ये उभर जो रही है वर्ष के बिल्कुल आखिर में। जब मैं बात कर रहा हूँ उसके 1 दिन पहले यानी कल अ, पुणे में एक समारोह हुआ। उस समारोह में देश के बहुत बड़े कॉर्पोरेट घराने के मालिक उद्योगपति गौतम अडानी साहब थे और साथ में शरद पवार के साथ अजित पवार, सुप्रिया सुले तो शरद पवार जी की बेटी हैं, वो तो रहेंगी और पूरा एक तरह से यूँ कहा जाए कि पवार फैमिली थी और साथ में गौतम अडानी। अब गौतम अडानी आप जानते हैं, आप सब जितने हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, जानते हैं कि उनका क्या किरदार है, उनकी क्या हैसियत है इस देश की सत्ता राजनीति में और इस देश के कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में या कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल जो पूरा का पूरा जो एक समीकरण है इस देश में सत्ता से उसके क्या रिश्ते हैं उसको लेकर। गौतम अडानी ने जो भाषण दिया उसमें शरद पवार को अपना मेंटर बताया, 3 दशकों के रिश्ते का हवाला दिया। पवार साहब ने भी उसी तरह से उनकी तारीफ की, अजित पवार ने भी उनकी तारीफ की और सुप्रिया सुले ने तो सबसे ज्यादा की। उन्होंने कहा कि गौतम भाई उनके लिए बड़े भाई की तरह हैं और उनकी धर्मपत्नी जिनका नाम प्रीति प्रीति अडानी है, वो उनके लिए भाभी की तरह हैं। ये सब बातें हुई और मौका ये था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर वहां पर बारामती में स्थापित किया जा रहा है और वो शरद चंद्र पवार के नाम पर होगा, शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बारामती। इसमें बताया जाता है कि अडानी जो कॉर्पोरेट हाउस है उसका अपना सहयोग भी है। तो इस मौके पर जो बातें हुई वो कोई अनोखी नहीं है। बहुत दिनों से ये सब चीजें चल रही हैं कि क्या अजित पवार फिर से शरद पवार के साथ आ जाएंगे या सुप्रिया सुले, क्या उनका रोल बदलता नजर आएगा, क्या वो केंद्र में जाएंगी और राज्य की राजनीति अजित पवार के हिस्से में होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या एनसीपी फिर एक हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कयास लगाया जा रहा है कि क्या शरद पवार की पॉलिटिक्स बिल्कुल आखिरी दौर में, आ, हम तो कहेंगे कि वो 100 साल से ऊपर जिए, लेकिन एक जीवन का जो एक राजनीतिक तौर पे सक्रिय रहने का जो आखिरी उनका दौर है, क्या उसमें वो अपना पाला फिर बदलेंगे। एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल पर आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट जो इंडी जर्नल के एडिटर हैं, प्रथमेश पाटिल। थैंक यू प्रथमेश जी, सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो ये बात सही है कि सुप्रिया सुले, आ, शरद पवार, अजित पवार तीनों के आ, जो रोल हैं, तीनों की जो भूमिकाएं हैं, राजनीतिक भूमिकाएं, उनमें थोड़ी शिफ्ट दिखाई दे रही है। पिछले दिनों हमने सेशन में भी देखा था पार्लियामेंट के सुप्रिया सुले को बोलते हुए, उनका टोन एनडीए के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट था, पहले की तरह आक्रामक नहीं था। तो ये सॉफ्टनेस जो है एनडीए सरकार के प्रति बढ़ रही है। और दूसरी तरफ गौतम अडानी से जो रिश्ते हैं वो भी छुपे नहीं है और पुणे में तो कार्यक्रम ही हुआ, आप जानते हैं, आप पुणे में बैठे हैं। तो क्या आपको लग रहा है, क्या वाकई कुछ चेंज हो रहा है, कोई चीजें बदल रही हैं, या केवल ये कारपोरेशन के इलेक्शन तक का मामला है, या ये पारिवारिक मामला है, केवल पुणे के लिए है? क्या बताते हैं आप?
देखिए सर, पहली बात तो अदानी जी जो है, गौतम अदानी जो है, उनके और शरद पवार जी के जो संबंध है, वो खुद सुप्रिया सुळे ने सुळे जी ने जब भाषण किया उसी प्रोग्राम में जो बारामती में हुआ, उसी प्रोग्राम में जब वो भाषण कर रही थी, तब उन्होंने कहा कि हमारे तकरीबन 30 साल पुराने रिश्ते हैं। सो जब गौतम अदानी एक शुरुआती एंटरप्रेन्योर होंगे, जब अपने बिजनेस की बहुत शुरुआती स्टेज में होंगे, तभी से अदानी और पवार इनमें कुछ कनेक्शन है। अब इस ये किस तरह का कनेक्शन है, किस तरीके से उनकी जो कुछ भी रिलेशनशिप है, वो किस तरह की है, इसके बारे में कोई भी स्पष्टता, कोई भी क्लैरिटी अब तक नहीं है। शायद जो ये क्लैरिटी ना होना है, इसी में बहुत सारे जो तर्क है या फिर जो लगाए जाते हैं, पॉसिबिलिटीज जो गढ़ी जा रही है, वो शायद इसी अस्पष्टता में छुपी हुई है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो आज हम जब राहुल गांधी जी को स्पेशली अटैक करते हुए देखते हैं, या फिर लेफ्ट ने काफी सालों से जो अटैक किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के मैकेनिज्म में, तो एक शब्द हमने यूज करता किया गया हुआ देखा है, वो है क्रोनी कैपिटलिज्म। यानी सांठगांठ वाला पूंजीवाद, राइट। तो ये जो सांठगांठ है, उसका जो नेचर है, ये सांठगांठ का नेचर है, या बस कोई फैमिलियल रिलेशन से उन्होंने मदद की है गौतम अदानी को, इस तरीके से है, ये कौन से तरीके से है, ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसीलिए शरद पवार उस आरोप से बचे हुए हैं अभी तक भी, कि वो क्रोनी कैपिटलिज्म वाले तरीके से लेकिन अदानी से लेकिन जुड़े हम हुए। लेकिन लेकिन हम बिजनेस और पॉलिटिक्स के रिश्ते पर बाद में बात करेंगे। मैं बिल्कुल जी सीधा सर। सवाल आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अडानी और शरद पवार जी का जो आपसी रिश्ता है, चाहे वो जो भी हो, जैसा भी हो, बिल्कुल। क्या वो आपको कुछ बदलता नजर आ रहा है रोल शरद पवार का और उनकी पार्टी का? क्या वो वाकई वो एनडीए के नजदीक जा रहे हैं? क्या संभव है कि 2026 में हम शरद पवार को कहीं और देखें? जी, मैं उसी बात पर आ रहा था कि शरद पवार आज के जो स्थिति है शरद पवार की, वो राजनीति के एक तरीके से हाशिए पर है, वो बॉर्डर्स पर फेंक दिए गए हैं। क्योंकि हमने अगर देखा पिछले 50 सालों में, शरद पवार कभी इतने कमजोर या कभी इतने इर्रेलेवेंसी के मार्जिन पर नहीं दिखे हैं, कभी भी इर्रेलेवेंसी के कगार पर। तो अभी उनकी जो हालत है, अभी जो पॉलिटिकल स्टेटस है उनका, उस पॉलिटिकल स्टेटस में अगर उनका जिस तरीके का पॉलिटिक्स रहा है, उनका जिस तरीके का वोटर रहा है, वोट बैंक रहा है, या फिर उनकी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहा है, कार्यकर्ता हो या नेता हो, ये क्यों जुड़े हुए हैं पवार से, ये सवाल का अगर आप जवाब ढूंढे तो उसका सीधा सीधा आंसर यही है कि वो सत्ता का एक शेयर, सत्ता का एक हिस्सा जो है, वो पाने के लिए शरद पवार के साथ होते हैं। वो रिसोर्सेस और सत्ता का जो एक मैग्नेट है, उससे शरद पवार की राजनीति चलती है। तब अगर अभी पवार अगर पॉलिटिकली कमजोर है, तो फिर पवार के पास देने के लिए क्या है या दिखाने के लिए क्या है, ये जब जब सवाल आता है, तब पवार अदानी जी को आगे कर देते हैं। आप अगर देखेंगे तो जिस तरीके से अदानी जी का ने बात की, गौतम अदानी ने जिस तरीके का वक्तव्य किया, उन्होंने कहा कि पवार मेरे मेंटोर है, पवार मेरे काफी करीबी है। अब देखिए, जो जिस तरीके का वो प्रोग्राम था, अदानी जी को वो बात करने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे, या फिर सुप्रिया सुळे जी को भी जो नाता है अदानी जी से, इतना फ्लॉन्ट करने की या फिर इतना अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं थी कि गौतम अदानी मेरे बड़े भाई जैसे है, वो मेरी भाभी, उनकी पत्नी मेरे भाभी जैसी है, मैं गाइडेंस के लिए उनके पास जाती हूँ, वो मुझे डांटते भी है, इस तरीके के उन्होंने स्टेटमेंट्स किए। तो ये दिखाना क्या चाहते हैं, इससे सिग्नल क्या देना चाहते हैं, तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, शायद उनको ये बताना चाह रहे हो पवार और पवार फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, कि चाहे मोदी जी या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना भी अदानी जी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखे, अदानी है तो हमारे, या फिर ये जो पावर है यहाँ, ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाने की जो ताकत है, रोजगार जनरेशन की जो ताकत है, कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने की जो ताकत है, वो आज भी हमारे हाथ में है। ये शायद मैसेजिंग देना था, इसीलिए वो प्रोग्राम अभी
इलेक्शन के बिल्कुल बीचों-बीच, इलेक्शन के माहौल के बिल्कुल बीचों-बीच ये प्रोग्राम आपको होता हुआ दिखाई देता है। वरना इस तरीके का प्रोग्राम वो टाटा से भी टीसीएस से भी ले सकते थे। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई अदानी जी का कोई एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है। लेकिन फिर भी वो टाटा जी से मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से कर सकते थे, इन्फोसिस से कर सकते थे। काफ़ी कॉर्पोरेट्स शरद पवार जी के बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन उन्होंने अदानी को चुनना इस तरीके से, और अदानी जी ने भी वो फ्लॉन्ट करना, वो दिखाना कि शरद पवार मेरे काफ़ी करीबी है, वो एक अलग मैसेज था शायद लोकल बॉडीज़ और जो यहाँ का जो एक जो सत्ता में हिस्सा पाने की कोशिश करने वाला तबका है और जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनका वोटर है, उसको एक मैसेज देने की कोशिश शायद थी वो। और शायद ये भी कि अडानी उनके लिए पारिवारिक हैं, इसलिए वो एक सुरक्षा कवच भी हैं। सिर्फ पवार फैमिली के सुरक्षा कवच नहीं है, समूची शरद पवार की पार्टी के बड़े नेताओं के भी सुरक्षा कवच हैं कि केंद्र सरकार उसकी एजेंसियों से जब कोई हमला होगा तो कहीं ना कहीं पवार और अडानी के जो रिश्ते हैं वो जो सुरक्षा कवच बन करके सबके लिए उपलब्ध होंगे। क्या ऐसा भी है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखा आप अगर देखेंगे तो उनकी पार्टी जिस तरीके से बिखरते जा रही थी और जिस तरीके से उनमें जो कॉन्फिडेंस है एज़ अ नेतृत्व, उनमें जो कॉन्फिडेंस है, वो जिस तरीके से बीजेपी अटैक कर रही थी उस पर, उस कॉन्फिडेंस पर अटैक कर रही थी, उसको सँवारने की कोशिश ये हम देख सकते हैं एक कोशिश के तौर से। तो पुणे में जो नगर पालिका का इलेक्शन के लिए जो अलायंस हुआ है अजित पवार के साथ, ऑलमोस्ट फाइनल है। तो ये अभी जब से स्प्लिट हुआ है तब से ये पहला ऐसा मामला है। लेकिन मुंबई में जो इलेक्शन है उसमें आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ हो गए, कांग्रेस जो है प्रकाश आंबेडकर की अगाड़ी के साथ हो गया और एनसीपी भी उसमें साथ होगा। तो ये जो बिल्कुल एक ही स्टेट में अलग अलग समीकरण, अलग अलग अलायंस बन रहे हैं और उसमें भी एनडीए की एक पार्टी, अजित पवार की पार्टी आ रही है शरद पवार के साथ, ये क्या घालमेल क्या है? सर मुझे लगता है ये 2 लेवल्स पर देखना चाहिए। एक, हम देखते हैं कि देश भर में जब भी लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं या लोकल लेवल का जो एक क्या कहते हैं, एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता है, उसमें हम देखते हैं कि अलग-अलग तरीके से कोएलिशन बनते रहते हैं। वहाँ पे जो पार्टी का आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या फिर जो मतलब क्या कहते हैं, एक मैक्रो लेवल व्यू होता है, वो यहाँ पर हमेशा ही लागू हो, ये ज़रूरी नहीं। वो लोकल बॉडीज़ के लोकल लेवल पर रिश्ते बनते जाते हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक होते हैं, कुछ लोकल लेवल के जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनका जो डायनामिक है एक-दूसरे के साथ, उस पर बहुत ज़्यादा वो डिपेंड हो जाता है। महाराष्ट्र में दूसरा एक लेयर चढ़ जाता है इस बात पे कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी हुआ है, पार्टीज़ का बिखरना, पार्टीज़ का टूटना, नेताओं का यहाँ से वहाँ जंप करना, ये जो इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है उससे वो जो नॉर्मल सी बात थी कि लोकल लेवल पर अलग इक्वेशन होगा या फिर लोकल बॉडी चुनाव इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्टी के नैरेटिव के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं माने जाते थे। मतलब पार्टीज़ उसको ईगो का इश्यू नहीं बनाती थी, लोकल बॉडीज़ के चुनाव को। लेकिन जब से बीजेपी ने वो असर्शन दिखाया है कि हर चुनाव इक्वली इम्पोर्टेंट है और हर चुनाव एक ईगो का फ्लेक्स है, ईगो का एक कहते हैं प्रेजेंटेशन है और अगर ये चुनाव हारे तो भी ये बहुत इंसल्टिंग बात है। इस तरीके का एक जो कॉम्पिटिटिवनेस लोकल बॉडीज में भी इन्फ्यूज किया है बीजेपी ने, ऊपर से नीचे तक जो हर चुनाव को सीरियसली लेना है, वो उस वजह से क्या हुआ है, ये जो महाराष्ट्र में पार्टियों का टूटना, बिखरना, ये जो हो रहा था, वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो ज़्यादा वो जो केओस है, वो ज़्यादा नज़रों में आ रहा है, वो नज़र में आ रहा है कि लोग ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं कि अरे! ये तो कुछ मानते ही नहीं, ये तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सब बेच बेच के खा गए। जबकि ये नॉर्मल सी बात थी, लोकल बॉडीज़ के चुनाव ऐसे ही होते रहे हैं हमेशा से। जैसे पुणे में फॉर एग्जाम्पल ये सब होने के बहुत पहले एक पुणे मॉडल हुआ करता था जहां पर कांग्रेस और बीजेपी एक साथ पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाते थे। सो इस तरीके से ऐसे भी मॉडल्स देखे हैं महाराष्ट्र ने। तो ये एक
आम बात हुआ करती थी कि यू गो अक्रॉस द टेबल और आप अलग तरीके के कोएलिशंस लोकल लेवल पर अरेंजमेंट्स करते हो। अब आप देखेंगे, आपने मुंबई का ज़िक्र किया। मुंबई सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है देश में, ये तो हम सब जानते हैं। मुंबई में हम देखेंगे बीजेपी अकेले है, एनसीपी शरद पवार अकेले हैं मुंबई में। और वहाँ पर शिंदे प्लस अजित पवार ऐसा इक्वेशन बन गया है, जबकि शिंदे और अजित पवार फैक्शन एक दूसरे का मुँह तक नहीं देखते सत्ता के बड़े समीकरण में। फिर उद्धव उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ आ गए, वो एक बहुत मजबूत अलग एक कोएलिशन। लेकिन अभी तक दूसरे म्युनिसिपैलिटीज में उद्धव और राज एक साथ नहीं आए हैं, तो उन्होंने अभी तक वो क्लैरिटी नहीं दी है कि ये नासिक में होगा क्या या फिर ये पुणे में होगा। इस तरीके का कोई भी क्लैरिटी उन दोनों ने नहीं दी है, वो बस मुंबई के बारे में है। फिर कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी, जो अगेन वंचित बहुजन आघाड़ी कांग्रेस को ऑलमोस्ट एनिमी के लेवल पर मानती थी, वो कांग्रेस के साथ आप देखेंगे वहां पर उन्होंने अलायंस बना दिया है मुंबई में। अब वही आते हैं पुणे में। अब यही पार्टीज पुणे में देखिए, पुणे में एनसीपी प्लस एनसीपी का इक्वेशन बन गया है। एनसीपी प्लस एनसीपी का इक्वेशन है। बीजेपी अगेन, यहाँ पर भी बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, और यहाँ पर कांग्रेस और यूबीटी का, उद्धव ठाकरे का और कांग्रेस का यहाँ पर अलायंस बन गया है पुणे में। नासिक में महाविकास आघाड़ी जैसे के तैसे है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये तीनों एक साथ है नासिक में। तो इस तरीके से, और संभाजीनगर यानी पहले जो औरंगाबाद कहा जाता था, वहां पर महाविकास आघाड़ी प्लस वंचित ऐसे कोएलिशन है। हाँ, तो इस तरीके से हम अगर देखेंगे लोकल बॉडीज में, तो ये पहले से ही जो केओटिक प्रोसेस होती है, इसमें ये जो पार्टीज का टूटना बिखरना है रिसेंट टाइम्स में महाराष्ट्र में, उससे वो ज्यादा ही दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से हाँ, कोएलिशंस टूट रहे, बन रहे, इक्वेशंस नए बन रहे। लेकिन मुझे लगता है ये आइडियोलॉजिकल नहीं, बट एक लोकल डायनेमिक्स की ज्यादा बात है। आइडियोलॉजिकल बात मुझे कम लगती है इसमें। जी, तो लेकिन मैं जो समझना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने भी, हमारे दर्शक श्रोता अखबारों में या अलग समाचार माध्यमों से देखते होंगे खबर महाराष्ट्र की, पिछले 1-2 दिन से ये खबर काफी आ रही है, तो क्या ये शरद पवार जी का या सुप्रिया सुले का ये महज एक प्रैग्मेटिज्म है, या एक लोकल अरेंजमेंट है, या पार्टी में बड़े स्तर पर कोई बदलाव, उसके रोल में, उसके उसके प्लेसिंग में, उसके अलायंस में, क्या ये बड़े बदलाव के भी संकेत हैं? क्योंकि सुप्रिया सुले की आवाज बदली हुई है, शरद पवार तो कब क्या करेंगे कोई ठिकाना नहीं दिखता आज की स्थिति में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सुप्रिया सुले जो बहुत डायनेमिक और बहुत एक्टिव पार्लियामेंटेरियन है, और उनको बहुत सीरियसली लिया जाता रहा है एक अपोजिशन की एमपी के तौर पे, लेकिन अभी कुछ समय से उनकी आवाज में जो बदलाव है, क्या वो संकेत है इस बात का कि शरद जी अपने अपनी पारी अपना अपना पाला बदल सकते हैं? देखिए सर, अगर हम बीजेपी के नज़रिए से देखें या फिर हम जो एनडीए है, एनडीए के नज़रिए से देखें, तो शरद पवार उनके लिए इंडिया अलायंस में रहकर ज़्यादा यूज़फुल है। ऐसे अगर आप किसी भी बहुत सारे महाराष्ट्र के स्पेशली जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे बात करते हुए अगर आप पूछेंगे कि क्या कैसे देखते हैं वो इस बात को, तो वो कहेंगे आपको कि शायद शरद पवार का जो फैक्शन है, वो एक ट्रोजन हॉर्स की तरह एमवीए में रह सकता है। एक ट्रोजन हॉर्स की तरह वो बीजेपी को सीधे तौर पर नहीं जाकर मिलेंगे, लेकिन बीजेपी के सपोर्ट में या बीजेपी को फेवरेबल छोटा-छोटा काम करते रहेंगे इस तरीके से। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बीजेपी का जो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर कॉर्नर हुआ है, जब भी एनडीए एनडीए का सरकार या मोदी गवर्नमेंट जो है, जब भी एकदम प्रेशर में आया है, तब हमने देखा है कि पवार आगे आकर उसको पंक्चर कर देते उस टेंशन को। हमने काफी बार वो देखा, जैसे कि चाहे वो वोट चोरी का मामला हो, चाहे वो उससे पहले पुलवामा के अटैक्स
की बात हो, आर्टिकल 370 का मामला हो, ये हर तरीके से जब भी इस तरीके का एक प्रेशर बिल्डअप होता है और बहुत ज़्यादा कॉर्नर होने लगता है एनडीए, तब यूपीए से ही या इंडिया अलायंस से ही एक आवाज़ आती है छोटी-सी और फिर वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पूरा वो पंक्चर हो जाता है माहौल। तो शायद शरद पवार उनको ज़्यादा यूज़फुल इंडिया अलायंस में रहकर है ना कि सीधे तौर पर उनके साथ अलायंस में आकर। और जैसे आपने कहा कि उनकी जो लैंग्वेज है वो ज़रूर बदली हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो महाविकास आघाड़ी से या फिर इंडिया अलायंस से निकलने का सोचेंगे इसमें। लेकिन सुप्रिया सुले के बारे में ये भी कहा जा रहा है, खासकर महाराष्ट्र के ही बहुत सारे जो टिप्पणीकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो अक्सर स्पेकुलेट करते रहते हैं कि भाई एनसीपी के कोटे की एक सीट तो खाली है कैबिनेट में। तो क्योंकि आप देखें प्रफुल्ल पटेल नहीं मंत्री बने, तो क्या सुप्रिया सुले कैबिनेट मंत्री बन सकती हैं मोदी सरकार में? इसको लेकर भी काफी स्पेकुलेशन होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें दम कितना है कितना नहीं है, लेकिन क्या यह संभव है कि शरद जी अपनी पार्टी को लेकर रहें और सुप्रिया सुले को भेज दें? फिर जैसे कि माना जाता है कि अजित पवार भी चले गए, तो अजित पवार के साथ वो अटैच हो जाए और शरद पवार अपना एक अपनी चलाते रहे एनसीपी। सर, पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो अब इसमें क्या-क्या पॉसिबल है, ये तो महाराष्ट्र की जो एग्जाम है, महाराष्ट्र की जो अग्नि परीक्षा है, वो अग्नि परीक्षा खत्म ही नहीं हो रही कि क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या देखना पड़ सकता है। तो अब एज ए पॉसिबिलिटी जरूर हम उसको स्पेकुलेट जरूर कर सकते हैं कि शायद सुप्रिया सुले ऐसे डिसीजन ले ले, क्योंकि बार-बार उनका जो करीबी गुट है, उससे एक सेंटिमेंट या उससे एक जो वाइब्रेशन आ रहा है कि शायद हमें अजित पवार के साथ हाथ मिलाना चाहिए, शायद हमें गवर्नमेंट में जाना चाहिए, शायद हमें बीजेपी के साथ इतना ये करने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्रंटेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक राहुल गांधी। हाँ, इस तरीके का मैसेजिंग बार-बार वहाँ से आ रहा है, लेकिन उस तरीके का जो एक स्टेप होगा, वो शरद पवार, जैसे आपने कहा बिल्कुल, कि शायद शरद पवार रिटायर हो जाए, शायद शरद पवार एक अकेले रह जाए और सुप्रिया पार्टी लेकर चली जाए, बाकी जो बची हुई पार्टी है वो लेकर चली जाए और शरद पवार अकेले रह जाए। एक स्पेकुलेशन ऐसा भी सुनाई दे रहा था कि शायद शरद पवार कांग्रेस में ये वापस हो कर जाए, वापस आ वापस जाए। हो जाए। हाँ, हाँ, सो एक स्पेकुलेशन ये भी रहा है कि महाराष्ट्र के लेवल पर शरद पवार शायद अगर अकेले रह गए, तो वो शायद कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। तो स्पेकुलेशन का जो मामला है, वो इतना उसका जो एरिया है, स्कोप है, वो इतना चौड़ा है कि उसमें हर तरीके का पॉसिबिलिटी आप बिठा सकते हो, क्योंकि उस तरीके की एम्बिग्विटी, उस तरीके का जो अस्पष्टता है, वो पवार ने खुद मेंटेन की है। वो खुद किसी भी बात पर कमिट करने को या कोई भी क्लैरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। वो खुद सामने आकर कुछ भी नहीं कह रहे और इसी वजह से शायद वो जो एम्बिग्विटी है उसी में वो खेलना चाहते हैं अभी, कि सबको सबको सेम लेवल पर उन्होंने कंफ्यूज रखा है कि शरद पवार के मन में क्या है और शरद पवार के मन में क्या है, ये पिछले 50 साल से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का सेंट्रल क्वेश्चन रहा है। और आपको याद होगा 1978 में जब पवार साहब 34 से 38 साल की उम्र में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तो जिन कुछ धड़ों ने उनको सपोर्ट किया था उनके प्रोग्रेसिव अलायंस को स्टेब्लिश करने में, उसमें जनसंघ का भी खेमा था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये भी बात है सर कि ये इंस्टेंस छोड़कर बीजेपी के कोई भी फैक्शन से डायरेक्टली कोएलिशन करने के पास कभी पवार नहीं गए हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ आंख मिचौली की है, उन्होंने बीजेपी के साथ स्ट्रेटेजिकली पावर प्ले किया है, लेकिन कभी डायरेक्टली एसोसिएट किया है, ऐसे भी कोई इंस्टेंस नहीं है इतने सालों के जर्नी में। उन्होंने वो भी एक बॉर्डर जो है, एक सीमा जो है, वो मेंटेन की है हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्रथमेश, आपने इस महाराष्ट्र की राजनीति से उभरते इस पहलू पर
हमारे दर्शकों श्रोताओं को बहुत सारी नई जानकारी दी, और हम भी मानते हैं कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, लेकिन जो संकेत हैं वो साफ हैं कि कम से कम सुप्रिया जो हैं वो किसी तरह से कुछ नया कुछ करना चाहती हैं। और शायद अगर पवार साहब राजनीति में बिल्कुल अपनी सक्रिय भूमिका, जितनी भी सक्रिय उनकी भूमिका है, अगर वो न रहे जैसा आप कह रहे हैं और वो थोड़ा अलग हो जाते हैं, तो शायद सुप्रिया के लिए एक रास्ता मिल जाएगा अपने ढंग से काम करने का। और शरद ये भी शायद चाहेंगे कि सुप्रिया और अजित भाई बहन दोनों मिलकर उनकी पार्टी को आगे ले जाएं, चाहे वो जिधर ले जाना चाहें। तो ये भी संभव है कि वो बीजेपी की तरफ ले जाएं, ये भी हो सकता है कि वो इधर लौट आए। क्या करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शरद पवार और उनकी पार्टी सुप्रिया सुले के नेतृत्व में अगर एनडीए में शामिल हो जाती है तो ये कोई चकित होने वाली घटना नहीं होगी। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।